1, 2, 3 स्टार्ट। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक सभ्य समाज के तकाजे के अलावा अदालतों के सख्त रुख के बावजूद देश में भीड़ हिंसा की घटनाएं नहीं रुक पा रही है। बिहार में सारण जिले के बंगरा गांव में लोगों की भीड़ ने एक व्यक्ति को पकड़कर इस कदर पीटा कि उसकी जान चली गई। इसका कारण महज यह था कि जान गंवाने वाला व्यक्ति अपने वाहन में जानवरों की हड्डी एक कारखाने में ले जा रहा था और लोगों को शक था कि इसमें मवेशी का मांस है। क्या यह किसी भी लिहाज से कोई ऐसी वजह है कि लोग किसी की पीट पीट कर उसकी जान ले लें? अव्वल तो वह व्यक्ति लंबे वक्त से कारखाने में जा रहा था जहां से हड्डियां दवा कंपनियों में भेजी जाती है। लेकिन अगर लोगों को कोई शक हुआ भी तो उन्हें किसने यह अधिकार दे दिया कि वे उसे रोकने के लिए एक जघन्य अपराध को अंजाम दे? ऐसी ही एक अन्य घटना त्रिपुरा में भी सामने आई जिसमें लोगों ने सिर्फ मवेशी चोरी के शक में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी। सवाल है कि लोगों के भीतर विवेक और कानून के राज के प्रति जिम्मेदारी इस कदर क्यों खत्म होती जा रही है? भीड़ हिंसा के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोई भी नागरिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता और यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे संविधान के मुताबिक कानून व्यवस्था बनाए रखें। विचित्र है कि जो लोग विरोध प्रदर्शनों में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग और सक्रिय देखे जाते हैं वे भी सिर्फ किसी अफवाह या शक की वजह से भीड़ की हिंसा और किसी की पीट पीट कर हत्या तक कर डालने में बिना सोचे समझे शामिल हो जाते हैं। उन्हें इतना भी ध्यान नहीं रहता कि ऐसा करना न केवल किसी के अधिकारों का हनन तथा असभ्य और बर्बर हरकत है बल्कि कानून के भी खिलाफ है। ऐसा अक्सर होता है कि भीड़ के हाथों हत्या की ऐसी घटनाओं के बाद जब पुलिस सक्रिय होकर कानूनी कार्रवाई करती है तब पकड़े गए आरोपियों को समझ में आता है कि उन्होंने क्या गलती की है। हालांकि जिस पुलिस को समय रहते सक्रिय रहकर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभानी चाहिए वह घटना के बाद सक्रिय होती है। उम्मीद की जाती है कि कोई समाज वक्त के साथ अपनी जीवन शैली और सोच समझ के मामले में ज्यादा सभ्य और संवेदनशील बनेगा। किसी भी घटना को लेकर अचानक आवेश में नहीं आएगा और उस पर विचार करने के बाद ही अपनी राय बनाएगा। इसके साथ साथ अनिवार्य रूप से कानून और अदालती आदेशों के पालन को लेकर सजग रहेगा। मगर आज भी ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं जिनमें लोगों को अपने विवेक का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं लगता है।
खासकर जब लोग समूह में आते हैं तब सोचने के बजाय व्यक्ति भीड़ की आक्रामकता में शामिल हो जाता है। इसका एक कारण कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से निराधार बातों को लेकर फैलाई गई अफवाह और उसके जरिए बनाई गई धारणा होती है, जिसकी चपेट में आए लोग अपने विवेक को तरजीह देना जरूरी नहीं समझते। अजीत पवार के नेतृत्व में बगावत न केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि महाविकास आघाड़ी के लिए भी। यह विपक्षी एकता के लिए भी एक बुरी खबर है। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं। अजीत पवार इसके पहले भी चाचा शरद पवार से विद्रोह करके भाजपा के साथ गए थे और गुपचुप तरीके से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से चंद घंटों के अंदर ही वापस लौट गए थे। इस बार इसके कोई आसार नहीं, क्योंकि उनके साथ राकांपा के कई अन्य विधायकों ने भी शिंदे सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित पवार दावा कर रहे हैं कि वह असली राकांपा हैं और उनके साथ अधिसंख्य विधायक हैं। अजित पवार ने शरद पवार के साथ वही किया जो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। भले ही शरद पवार अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने का दम भरें, लेकिन अब इसकी संभावना बहुत क्षीण है, क्योंकि एक तो उनकी उम्र हो गई है और दूसरे वह पुत्री मोह से ग्रस्त हैं। अजित पवार चुप नहीं बैठेंगे। इसका आभास उन्हें उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस दिन उन्होंने बेटी सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। ऐसा करके उन्होंने अजित पवार को किनारे करने का ही काम किया था। राकांपा में फूट कोई नई अनोखी बात नहीं, परिवारवादी दलों में ऐसा होता ही रहता है। पार्टी विशेष के प्रमुख अपने बेटे बेटियों को जब आवश्यकता से अधिक प्राथमिकता देते हैं तो कई बार निकट संबंधी ही उनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। महाराष्ट्र में ही बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने इसीलिए बगावत की थी, क्योंकि उन्होंने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी की बागडोर सौंपने का फैसला कर लिया था। एक समय समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव भी अलग राह पर चलने के लिए विवश हुए थे। तेलुगु देशम पार्टी में भी ऐसा हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू ने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट दिया था। परिवारवादी दलों में केवल निकट संबंधी ही विद्रोह नहीं करते, कई बार परिवार के बाहर के नेता भी अलग राह पर चल निकलते हैं, क्योंकि पार्टी पर परिवार के लोगों के वर्चस्व के चलते उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगता है। इसका एक उदाहरण एकनाथ शिंदे हैं। परिवारवादी दलों में टूट फूट केवल इसलिए नहीं होती कि उनके मुखिया बेटे बेटियों की योग्यता और क्षमता की अनदेखी कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, बल्कि इसलिए भी होती है क्योंकि वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलते हैं।
इसके अलावा राजनीतिक मूल्य और सिद्धांत उनके लिए दिखावे की चीजें होती हैं। वे जनहित और देशहित की आड़ लेकर किसी भी पाले में खुशी खुशी खिसक जाते हैं। स्टॉप।